बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी की क्लास को खुशामदीद। लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजी के 3 चैप्टर्स हमने अब तक पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हमने बायोलॉजी का चौथा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यूज। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक लेंथी चैप्टर है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर आप बायोलॉजी की जो सबसे मेन चीज़ होती है सेल, उसको स्टडी करोगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके आगे की बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर को गौर से समझिएगा, कोई सवाल हो तो पूछिएगा जरूर। चलिए जी, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यूज। इस चैप्टर में हमने 2 चीजें पढ़नी है। पहली चीज है सेल और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टिश्यूज। तो सबसे पहले हम सेल की बात करते हैं कि सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल। सेल को समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करना चाहूँगा, कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करूँगा मैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ बुक की। अगर मुझसे कहा जाता है कि जी बुक की बनावट कैसी हुई है, बुक बनी भी कैसे होती है, तो मैं इसका जवाब ये दूंगा कि हमारी बुक में सबसे पहले सबसे छोटी चीज मौजूद होती है लेटर्स। ABCD, अगर इंग्लिश की बुक है तो ABCD, ये सबसे छोटी चीज होती है आपकी बुक के अंदर, लेटर्स। इट्स स्मॉलेस्ट थिंग इन योर बुक इज लेटर। जैसे कि A B C, ऐसे ये सबसे छोटी चीज है आपकी बुक में। फिर क्या होता है जी, फिर हमारे पास ये जो लेटर्स होते हैं ये कंबाइन होके अगली चीज बनाते हैं जिनको हम कहते हैं वर्ड्स। मुख्तलिफ लेटर्स हमारे कंबाइन करते हैं हम और फिर तैयार करते हैं हम वर्ड्स को। तो अगला लेवल हमारे पास हो जाता है वर्ड्स। मिसाल के तौर पे मैंने 5 लेटर्स को मिला दिया, APPLE, और ये मेरे पास एक वर्ड तैयार हो गया, एप्पल। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम मुख्तलिफ वर्ड्स को लेकर आपस में मिलाते हैं और हमारे पास अगला लेवल तैयार हो जाता है जिसको आप कहते हो सेंटेंस। मुख्तलिफ आपने वर्ड्स को लिया और कलेक्ट करके एक सेंटेंस तैयार कर दिया। एप्पल इज टेस्टी, इसमें 3 वर्ड्स हमने मिला दिए, ये एक सेंटेंस बन गया। उसके बाद जब हम सेंटेंसेस तैयार हो जाते हैं तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। मुख्तलिफ सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं और हमारे पास किताब का एक सफ़ा, एक पेज तैयार हो जाता है। ठीक है, हमारे पास किताब का एक पेज तैयार हो जाता है। चले मैं हल्के हल्के बोलता हूँ, आवाज़ कट रही है तो मैं नेट प्रॉब्लम होगा, मैं थोड़ा सा हल्के हल्के अल्फाज बोलूंगा ताकि आवाज़ आपको ईजिली आ जाए। ठीक है, हाँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि किताब की बनावट, किताब की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि हमारी किताब में सबसे छोटी चीज होती है स्टार्टिंग में लेटर्स। फिर हम उन लेटर्स को मिलाते हैं और हमारे पास तैयार हो जाते हैं थोड़ा सा बड़ा चीज, वर्ड्स। फिर जब हम वर्ड्स को मिलाते हैं तो हमारे पास तैयार हो जाती है उससे भी बड़ी चीज, सेंटेंस। फिर हम सेंटेंसेस को मिलाते हैं तो हमारे पास उससे भी बड़ी चीज तैयार हो जाती है, पेज। फिर आप 100, 200, 300 पेजेस को कंबाइन कर लो तो फिर आपके पास जो है वो एक किताब तैयार हो जाती है। क्या सीखा हमने किताब की बनावट की इस एग्जाम्पल से, कि किताब हमारी छोटी चीज से स्टार्ट हो रही है, वो कंबाइन हो रही है, अगला बड़ा चीज मिलता है हमको, फिर वो बड़ी चीजें कंबाइन होती है, फिर नेक्स्ट हायर लेवल मिलता है। हम जितनी चीजों को मिलाते जाएंगे आपको अगला बड़ा लेवल मिल जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक बिल्डिंग की, एक इमारत की। इमारत की बनावट भी आप देखिएगा बिल्कुल इसी तरह होती है कि सबसे पहले सबसे छोटी चीज होगी, फिर आप इन छोटी चीजों को कंबाइन करोगे आपको अगला बड़ा लेवल मिल जाएगा। फिर आप उस अगले बड़े लेवल को कंबाइन करोगे, उसमें से चीजों को मिलाओगे, आपको अगला बड़ा लेवल मिलता है। बिल्डिंग में हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है ब्रिक से, ईंटों से। आप ईंटों को, बहुत सारी ईंटों को कंबाइन कर लो, आपको अगला बड़ा लेवल मिल जाता है जिसको आप वॉल कहते हो। फिर आप अगर इन दीवारों को आपस में मिला दें, 4-5 दीवारें आप लें और उनको मिलाएं तो आपको अगली बड़ी चीज तैयार हो जाती है। एक नेक्स्ट लेवल पे आप चले जाते हो, रूम्स। फिर आप मुख्तलिफ रूम्स को कंबाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक फ्लैट, और फिर मुख्तलिफ फ्लैट्स को आप एक के ऊपर कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे तो आपकी अल्टीमेटली बुक तैयार हो जाती है।
ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि आपके पास स्टार्ट होता है स्मॉलेस्ट चीज से, छोटी से छोटी चीज से आपके पास स्टार्ट होता है, फिर वो छोटी चीज आपकी मिलती है आपस में और अगला बड़ा लेवल मिल जाता है, फिर वो अगला बड़ा लेवल आपस में मिलेगा, नेक्स्ट लेवल मिल जाता है। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी इसी तरह की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट चीज होती है, लिविंग की बात कर रहा हूं मैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो हमने सब एटॉमिक पार्टिकल से स्टार्ट किया था, लेकिन मैं लिविंग की बात कर रहा हूं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट चीज होती है उसको आप कहते हो सेल। फिर बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो आपको अगला बड़ा लेवल मिलता है टिश्यू। फिर बहुत सारे टिश्यूज को अगर आप कंबाइन कर लो तो आपका जो और आपके पास एक बड़ी चीज तैयार हो जाती है, अगला लेवल आ जाता है, उसको आप कहते हो ऑर्गन्स। फिर ऑर्गन्स को अगर आप कंबाइन कर रहे हैं तो अगली एक बड़ी चीज तैयार हो जाती है जिसको आप कहते हो सिस्टम। बिल्कुल हमारी जो बनावट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो भी एक किताब, एक बिल्डिंग की तरह है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो लिविंग स्टार्टिंग चीज है, जो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग चीज है, वो है सेल। फर्स्ट चैप्टर की जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी हमने, उसमें हमने स्टार्टिंग में लिया था सब एटॉमिक पार्टिकल। फिर हमने उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कंबाइन किया था, एटम्स बना था। फिर एटम्स को हमने कंबाइन किया था तो अगली बड़ी चीज हमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिले थे। फिर जब हमने माइक्रो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया तो हमें बड़े मॉलिक्यूल्स मिल गए थे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फिर हमने मैक्रो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया था, ऑर्गेनल्स मिले थे। फिर ऑर्गेनल्स को हमने कंबाइन किया था तो हमें सेल मिला था। फिर सेल से टिश्यू होते हैं, टिश्यू से ऑर्गन वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें जो सेल को मैंने स्मॉलेस्ट क्यों कहा है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी लेवल्स हैं वो सारे बेजान हैं, नॉन लिविंग। सेल इज द लिविंग। सेल आपका लाइफ के एतबार से सबसे छोटा पार्ट होता है, इसीलिए हम कहते हैं सेल को, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। आप एनिमल्स को ले लें, नीचे डायग्राम में आपको एक एनिमल नजर आ रहा है, रैट। इसकी बॉडी भी ऐसे छोटे छोटे मिलियंस बिलियंस सेल से बनी हुई है। ऊपर वाली डायग्राम में आप देख रहे हैं प्लांट नजर आ रहा है, तो प्लांट में भी आपको लाखों करोड़ों सेल्स मिलेंगे। जितना भी ऑर्गेनिज्म होता है वो सारे इन सेल्स से मिलके बना हुआ होता है। लाखों करोड़ों सेल्स आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होंगे, वो सब आपस में कंबाइन होंगे और आपकी पूरी बॉडी बनी हुई है। वही लेवल्स के अंदर पहले आपके सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यूज कंबाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स कंबाइन होकर सिस्टम्स बनाते हैं, और फिर ये सिस्टम्स मिलते हैं तो आपकी बॉडी बनती है। तो ये सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हमने रिपीट भी कर लिया, हालांकि हमने पहले चैप्टर में पढ़ी हुई है। सेल क्या है जी? सेल, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। दुनिया का तमाम जानदार सेल से बना हुआ है। फिर चाहे वो जानदार ऐसा हो जिसकी बॉडी में खाली एक ही सेल हो, जिसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, या फिर भले वो जानदार ऐसा हो जिसकी बॉडी में लाखों सेल हो, जिनको आप मल्टी सेलुलर कहते हो। बहरहाल जानदार जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से ही बने हुए। पिछले चैप्टर में आपने देखा था, हमने वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहा। क्यों नहीं कहा वायरस को हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्यों नहीं मानते हम उसको जानदार? क्योंकि वो सेल से नहीं बना हुआ, उसमें सेल नहीं था। दैट इज वाई वी कॉल्ड नॉन लिविंग। वायरस को हम नॉन लिविंग कहते हैं। तो सबसे मेन कंडीशन जानदार होने की वो यही तो है कि सेल होना चाहिए बॉडी के अंदर। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल से मिलके बनते हैं, और सेल जो होता है आपका स्ट्रक्चरल यूनिट है। आपकी बॉडी की बनावट में सबसे छोटी चीज, सबसे छोटा पार्ट सेल है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेल। लाइव अनम्यूट अभी नहीं, आपको अगर सवाल है एक काम करें, पेज पे लिख के रख लें, ठीक है? अब मैं आपको एंड में माइक अनम्यूट करूंगा ना, फिर पूछेंगे हम सवाल, ठीक है? अभी हो सकता है आपका सवाल का जवाब मेरे आगे लेक्चर में आ जाए, थोड़ा सा वेट करें, हो सकता है सवाल का जवाब मिल जाए, नहीं तो एंड में पूछिएगा। तो तमाम जानदार, दो बातें हो गई जी। एक बात कि तमाम जानदार जो है वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं, जिसमें सेल नहीं वो जानदार नहीं। और दूसरी बात कि ये जो सेल्स होते हैं ये आपकी बॉडी की बनावट में सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटी चीज है। फिर हम इसको फंक्शनल यूनिट भी कह रहे हैं। देखिए नीचे लाइन में लिखा हुआ है, सेल इज द फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट से मुराद क्या है? जानदारों को जिंदा रहने के लिए जो बेसिक काम करने पड़ते हैं, जैसे कि रिस्पायरेशन, फूड ब्रेक डाउन, वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट करना,
रिप्रोड्यूस करना, अपने सेल्स की क्वांटिटी को बढ़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। क्योंकि सेल एक जानदार है, सेल मैंने आपको बताया सेल में लाइफ मौजूद होती है, सेल जिंदा है। तो चूंकि सेल जिंदा है लिहाजा सेल को भी ये काम करने होते हैं। सेल भी यकीन माने खाना हासिल करता है, सेल भी खाने को तोड़ता है ऑक्सीजन की मदद से ताकि एनर्जी हासिल हो। सेल भी अपनी तादाद को बढ़ाता है, एक सेल से 2 हो जाते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं, 4 से 8 हो जाते हैं। और सेल भी जो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है उनको बॉडी से बाहर निकालता है, अपनी सेल से बाहर निकालता है। तो सेल ऑल्सो परफॉर्म फंक्शंस विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। वो तमाम फंक्शंस जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है ना, आपके हर सेल कर रहे हैं। खाली आप सांस नहीं ले रहे हो, आपके हर सेल भी सांस ले रहा है। आप खाना नहीं खा रहे हैं, आपका सारा सेल खाना खा रहा है। आप अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकाल रहे हो, आपका सेल भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालता है। तो चूंकि हमारी बॉडी में पाए जाने वाले तमाम काम भी हमारे सेल्स के अंदर हो रहे हैं ना, तभी इसको हम कहते हैं कि ये हमारा फंक्शनल यूनिट भी है। यानी हमारी बनावट के एतबार से भी सबसे छोटा पार्ट, और हमारे बॉडी में होने वाले जितने भी काम है उनके एतबार से भी सबसे छोटा पार्ट जो है वो सेल होता है। दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। ये सेल है। सेल क्या है जी? एक ऐसी चीज जो तमाम जानदारों में पाई जाती है, जो उनके जिस्म की बनावट की सबसे छोटी चीज होती है, जो उनके फंक्शंस के एतबार से भी सबसे छोटी चीज होती है। एक जिंदा चीज होती है जो आपके तमाम काम भी कर रहा होता है और जिंदा होता है, लाइफ एक्सिस्ट कर रही होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक सेल होता है, उनको आप यूनिसेलुलर कहते हो। कुछ में बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनको आप मल्टी सेलुलर कहते हो। अब सेल की मजीद आगे डिटेल इसके स्ट्रक्चर जानने से पहले हम जरा इसकी हिस्ट्री देखते हैं। हाउ सेल वाज डिस्कवर्ड, किस तरीके से सेल को डिस्कवर्ड किया गया था। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द सेल। सबसे पहले देखें, याद रखें सेल एक इतनी छोटी सी चीज है कि आपको वो नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आएगा। नेकेड आइज से यू कैन नॉट सी सेल। तो सेल को देखने के लिए आपको एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस होती है जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, वो चाहिए होता है। जाहिर बात है सेल की डिस्कवरी जुड़ी हुई है माइक्रोस्कोप से। पहले माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, इजाद हुआ बल्कि, उसके बाद सेल डिस्कवर हुआ। माइक्रोस्कोप अभी आप आगे पढ़ेंगे, टाइप्स होती है उसमें। एक लाइट माइक्रोस्कोप होता है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। तो पहले एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया गया था गैलीलियो ने। लेकिन फिर जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लेंस यूज होते हैं, उसको आप कहते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था जेंसीन ने 1590। जेंसीन नाम का एक कह लें आप एस्ट्रोनॉमर टाइप, तो उसने सबसे पहले जो है वो एक 2 लेंस वाला माइक्रोस्कोप तैयार किया था जिसको आप कहते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1590 में। फिर वो माइक्रोस्कोप की यानी कि 2 लेंस की अरेंजमेंट इतनी खास नहीं थी, तो उस माइक्रोस्कोप को 2 लेंस वाले माइक्रोस्कोप यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को 1665 में रॉबर्ट हुक ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अरेंजमेंट उसकी ऐसी करी कि अब उसकी मैग्निफिकेशन बढ़ गई। तो 1665 को रॉबर्ट हुक ने अपना एक मॉडिफाइड वर्जन दिया जी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। और उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसने क्या करा जी, ये होता है कॉर्क। लकड़ी में आपने देखा होगा, लकड़ी के दरख्त की जो छाल होती है इसको आप कहते हो कॉर्क। कॉर्क का एक स्लाइस बना के उसको स्टडी किया। कॉर्क का एक स्लाइस बनाया उसने, और उसका अपना जो इसका माइक्रोस्कोप था उसमें जब उसने इसको देखा तो उसको ये कॉर्क का स्लाइस ऐसा नजर आ रहा था माइक्रोस्कोप में। वो हैरान हुआ, उसने देखा देखिए हमारा ये जो कॉर्क का स्लाइस है जो बाहर एक लग रहा है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे खाने मौजूद है, छोटे छोटे ब्लॉक्स मौजूद है। तो इसने इन ब्लॉक्स का नाम रखा सेल। ठीक है, सेल तो आप कहते भी ब्लॉक को, मैंने आपको बताया था क्लास में भी। तो जब उसने कॉर्क को देखा 1665 में तो नजर आया उसको कि इस कॉर्क के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे खाली स्पेसेस मौजूद है, खाने मौजूद है, एंड दैट ही नेम्ड इट सेल। उसका नाम उसने सेल रखा। तो सेल को डिस्कवर किया 1665 को रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये जो सेल इसने देखा था ये बेजान होता है, ये नॉन लिविंग नहीं था, बेजान देखा था इसने। तो फर्स्ट लिविंग सेल जो सबसे पहले देखा, यानी कि जानदार सेल किसी ने अगर देखा तो वो 1670 में एंटोन वॉन लीवेनहॉफ था। ये वही साइंटिस्ट है जिसने बैक्टीरिया भी डिस्कवर किया। इसने 1670 से लेके 1685 तक काफी इसने माइक्रोस्कोप के अंदर काफी जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किए। फिर एक लेटर लिखा था अपनी उसमें, और उसके अंदर जो है ना उन ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया इसने। वन ऑफ देम इज द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को भी इसने डिस्कवर किया था। तो पहला जानदार सेल, पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया 1670 को? इसने।
ल्यूवेनहॉक ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी 1833 रॉबर्ट ब्राउन। फिर पता नहीं क्या लिखा हुआ है लाइबा बुल में। फिर 1833 काफी टाइम बाद 1665 को सेल डिस्कवर हुआ, 1670 को पहला लिविंग सेल डिस्कवर हुआ। उसके बाद काफी टाइम गुजर गया जी। फिर 1833 को रॉबर्ट ब्राउन, ये जो शख्स है रॉबर्ट ब्राउन, इसने सेल के अंदर एक गोल स्ट्रक्चर पाया। इसने देखा सेल खाली नहीं है, बल्कि सेल के अंदर एक छोटी सी गोल बॉडी मौजूद है, और उसका नाम रखा इसने न्यूक्लियस। कुछ बुक्स में 1831 का आ जाता है, कुछ में 1833 के। ठीक है, तो 1833 को रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर एक और गोल बॉडी डिस्कवर की, उसका नाम उसने रखा न्यूक्लियस। फिर उसके बाद 1838 को शेल्डन नाम का एक बॉटनिस्ट था, ये बॉटनिस्ट था शेल्डन। इसने बहुत सारे प्लांट के सैंपल्स लिए, सबों को माइक्रोस्कोप के अंदर जब स्टडी किया तो इसने देखा कि तमाम प्लांट के सैंपल्स में सेल है, सेल मौजूद है। तो इसने फिर एक प्रपोजल दिया, उसने एक प्रपोज किया, वो ये कि तमाम प्लांट्स जो है वो सेल से बने हुए। तो इसने काफी प्लांट का सैंपल जब इसने देखा, सबों में इसको सेल नजर आ रहा था। So he proposed that all plants are made up of cells. फिर इसके एक साल बाद 1839 को बिल्कुल इसी टाइप का प्रोसीजर जो है, इसी टाइप एक्सपेरिमेंट शॉन नाम के एक जोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी यही किया। उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स के सैंपल लेके जब उनको स्टडी किया तो उसमें भी उनको यही नजर आया कि एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल बट दे डू नॉट कंटेन सेल वॉल। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि एनिमल्स के सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट के सेल में होती। तो 1838 को शेल्डन ने ये प्रपोज किया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, जबकि एक साल बाद 1839 को शॉन ने ये प्रपोज किया कि ऑल एनिमल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल। अगर हम इन दोनों बातों को मिला दें तो हुआ क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, क्योंकि दो ही ऑर्गेनिजम्स तो हैं, एनिमल्स और प्लांट। इन दोनों की बातों को मिला लो तो आपके पास अभी सेल थ्योरी का पहला पॉइंट बन जाएगा, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। उसके बाद 1858 को रुडोल्फ वर्स्यू नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये प्रपोज किया कि ये जो नए सेल्स हमारे जिस्म में पैदा होते हैं ना, ये पुराने सेल से ही बनते हैं। पुराने आपके मौजूद आपकी बॉडी में जो ओल्ड सेल्स होंगे, जो आपके पुराने सेल्स होते हैं, वो ही डिवाइड होके नए सेल्स को बनाएंगे। यानी अगर आपके हाथ में मौजूद जो 100 सेल मौजूद है, सपोज करें आपके हाथ में 100 सेल्स मौजूद है, यही 100 सेल्स आपके सेल्स को बढ़ाते हैं। यही 100 सेल्स 200 हो जाएंगे, 200 से 400 हो जाएंगे। That proposal was proposed by Rudolf Virchow in 1858। रुडोल्फ विर्च्यू कहते थे कि नए सेल्स जो है वो आपके बॉडी में मौजूद पुराने सेल्स से ही बनते हैं। तो दैट इज द हिस्ट्री ऑफ द सेल। ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी। 1665 को रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। 1670 में ल्यूवेनहॉक ने पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया। 1833 को रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। 1838 और 1839 को शेल्डन और शॉन ने प्रपोजल दिया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। और रुडोल्फ विर्च्यू ने फिर 1858 को सेल में डीएनए, हाँ बेटा सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होता है। अभी हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको डीएनए। सेल के न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद होता है। फिर 1858 को रुडोल्फ विर्च्यू ने आपको ये प्रपोजल दिया कि न्यू सेल्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में मौजूद पुराने सेल से ही बनते हैं। तो ये हमने थोड़ी सी सेल की हिस्ट्री देख ली। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल से रिलेट एक थ्योरी मौजूद है हमारे पास, जिसको आप कहते हैं कि सेल की एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। ये सेल थ्योरी है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है आपके सेल का। आपको सेल के बारे में एक छोटी सी गाइडलाइन देती है। इस थ्योरी को वैसे तो बहुत से अलग यानी अलग दौर में बनाया गया, लेकिन इस थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं वो किन किन के प्रपोजल से ड्राइव हुए हैं, शेल्डन, शॉन और विर्च्यू। अभी आपने पढ़ा ना, इन तीनों ने एक प्रपोजल दिया था। तो इन्हीं के प्रपोजल्स को हमने यकजा करके मिला के एक थ्योरी की शक्ल दे दी, और उस थ्योरी को हम कहते हैं सेल थ्योरी। क्या है जी सेल थ्योरी? ये 4 पॉइंट हैं जिसके ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से बने हुए होते हैं। अब ये वाला पॉइंट आपने कैसे ड्राइव किया? शेल्डन और शॉन की स्टेटमेंट प्रपोजल को मिला दिया। शेल्डन कहते थे कि जी प्लांट जो है वो सेल से बने हुए हैं, शॉन कहते थे कि एनिमल्स भी सेल से बने हुए हैं। तो आपने इन दोनों की स्टेटमेंट को मिला के ये एक सेल थ्योरी का पहला पॉइंट बना दिया।
कि तमाम जानदार, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। फिर चूंकि तमाम जानदार सेल से बने हुए, तो फिर आपने दूसरा पॉइंट ड्राइव किया, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल्स जो होते हैं, क्योंकि तमाम जानदार सेल से बने हुए, लिहाजा सेल जो है आपके जिस्म का, आपके ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। फिर तीसरा पॉइंट सेल थ्योरी का, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। नए सेल्स पहले से मौजूद सेल से ही पैदा होते हैं। ये वाला आपने पॉइंट कैसे ड्राइव किया? विर्चू के प्रपोजल से। विर्चू ने आपको ये प्रपोजल दिया था, आपने इसको सेल थ्योरी का हिस्सा बना दिया। और फिर चौथा पॉइंट लेटर बाद में ऐड हुआ, द सेल्स कंटेन्स द हेरिडिटी मटेरियल्स विच इज पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हर सेल्स के अंदर एक खास किस्म का मटेरियल होना चाहिए, होता है एक खास किस्म का मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं हेरिडिटी मटेरियल्स। वही डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में डीएनए, डीएनए में जीन्स, ठीक है, जीन्स और जीन्स में डीएनए। तो वो होते हैं खास किस्म के मटेरियल्स होते हैं, हर सेल में एक खास किस्म का मटेरियल होता है जिसको आप कहते हो हेरिडिटी मटेरियल्स। इन मटेरियल्स में सेल्स की तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम मालूमात स्टोर हुई भी होती है। तमाम मालूमात सेल के अंदर मौजूद क्या है जी? हेरिडिटी मटेरियल्स। और हेरिडिटी मटेरियल्स क्या है जी? खास किस्म के मटेरियल्स होते हैं जिनमें सेल्स की तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर हुई भी होती है। अब जब एक सेल दूसरे सेल को बनाएगा, पैदा करेगा, हमने देखा है ना, रुडोल्फ विर्चू कहता था कि एक सेल से दूसरा सेल बनता है। तो जब एक सेल से दूसरा सेल बनेगा तो वो हेरिडिटी मटेरियल्स उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे नए सेल से, ताकि नया सेल भी बिल्कुल पहले जैसा सेल मौजूद हो। यही वजह है कि आपकी खाल के जितने भी नए सेल्स बन रहे हैं वो बिल्कुल पुराने जैसे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी खाल का सेल है, कुछ दिनों बाद आप देखें वहां पे हड्डी वाला सेल आ गया। नहीं, सिमिलर सेल पैदा हो रहा है जी खाल का। खाल से खाल का ही सेल पैदा हो रहा है। क्यों? स्किन से स्किन का, हड्डी से हड्डी का सेल पैदा होता है। क्यों? क्योंकि ये सेल जब अपने से दूसरा सेल बनाएगा तो ये हेरिडिटी मटेरियल उसमें ट्रांसफर कर देता है और सेल जो है फिर वो सेम क्वालिटी रख लेता है पहले वाले सेल जैसे। तो सेल कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल्स जो कि जनरेशन टू जनरेशन भी फिर पास होती है। आपसे जब आपकी औलाद पैदा होती है तो उसमें भी ये हेरिडिटी मटेरियल्स जाएगा और फिर इस हेरिडिटी मटेरियल्स की वजह से आपकी औलाद जब बनेगी तो इंसान ही बनती है और माँ बाप जैसी ही बनती है। ये तो नहीं होता ना कि इंसान का कोई जानवर शेर पैदा हो गया, इंसान के इंसान पैदा होता है, क्योंकि इंसान से जब उससे उसकी औलाद पैदा होती है तो उसमें ये हेरिडिटी मटेरियल्स ही ट्रांसफर होते हैं और इस हेरिडिटी मटेरियल्स के ट्रांसफर होने की से वो औलाद बिल्कुल माँ बाप जैसी है। तो दैट इज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बाद अब हमारे पास अगली चीज जो है वो है माइक्रोस्कोप। सेल को स्ट्रक्चर स्टडी करने से पहले थोड़ा सा उस डिवाइस के बारे में पढ़ लेते हैं जिसने हमें सेल के बारे में सारी मालूमात निकाल के दी है, माइक्रोस्कोप। और व्हाट इज माइक्रोस्कोप? इट इज अ डिवाइस that create a magnified image of an object so that a tiny object can be seen। ये हर उस इंस्ट्रूमेंट को आप माइक्रोस्कोप कहते हो, हर उस डिवाइस को आप माइक्रोस्कोप कहते हो जो आपके एक छोटे से ऑब्जेक्ट का एक बड़ा इमेज बना के पेश करते हैं। आपके जो आंखों में लगे हुए ग्लासेस होते हैं, दे आर ऑल्सो माइक्रोस्कोप। ये भी माइक्रोस्कोप है। क्यों? क्योंकि सामने छोटा सा इंसान होता है, आपका ये ग्लास क्या करता है जी? आपके जो ग्लासेस है उसका एक बड़ा इमेज बना देता है। बाइनोक्यूलर, दूरबीन, माइक्रोस्कोप है वो। क्योंकि बाइनोक्यूलर्स के जरिए जब आप किसी चीज को देखते हो तो दूर खड़ा शख्स आपको बड़ा होकर नजर आ रहा होता है वो छोटा सा ऑब्जेक्ट क्योंकि बहुत दूर है, छोटा हो गया। लेकिन जब आप बाइनोक्यूलर से देख रहे हो तो उसका एक बड़ा इमेज आ रहा होता है। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, इट इज ऑल्सो अ माइक्रोस्कोप। क्योंकि देखें पीछे इमेज देखें, छोटे छोटे अल्फाज हैं, ऑब्जेक्ट क्या है? छोटा। लेकिन जब आप इस माइक्रोस्कोप से, इस मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हो तो आपको देखो इसका बड़ा इमेज नजर आ रहा है। तो हर वो डिवाइस जो आपके छोटे ऑब्जेक्ट का एक बड़ा मैग्नीफाइड इमेज बनाए उसको आप माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स है हमारे पास, एक कहलाती है लाइट माइक्रोस्कोप, एक कहलाती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहले हम जरा लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं। लाइट नाम से जाहिर है, ये ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम देखने के लिए नॉर्मल, साधारण, ऑर्डिनरी लाइट का इस्तेमाल करते हैं। सूरज की रोशनी, बल्ब की रोशनी, ट्यूबलाइट की रोशनी, ये जो आपकी नॉर्मल आपके अराउंड जो रोशनी मौजूद है, इस रोशनी को इस्तेमाल किया जाता है इस माइक्रोस्कोप में। कोई खास रोशनी नहीं होती।
ठीक, आपके जो लेबोरेटरी में मौजूद है, जो आपके माइक्रोस्कोप लेबोरेटरी में घरों में मौजूद है, वो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं। उनमें नॉर्मल रोशनी का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट कि जी ये जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, बाइनोक्यूलर, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये भी सब लाइट माइक्रोस्कोप होंगे। इन सब में आप नॉर्मल रोशनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें शीशे के बने हुए लेंसेज यूज होते हैं, ग्लास लेंसेज, शीशे के या प्लास्टिक के, खैर अच्छे माइक्रोस्कोप होंगे तो शीशे के ही होते हैं। तो शीशे के बने हुए लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप जो इमेज होता है, अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा और आप उसको लेंस के जरिए जब आप देखने लग गए, तो उसका जो इमेज बन रहा है आप डायरेक्टली उसको अपनी आंखों से देख सकते हो। क्योंकि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी रोशनी इस माइक्रोस्कोप में इन्वॉल्व नहीं होती जो आपकी आंखों को नुकसान दे, लिहाजा इमेज आप डायरेक्टली देख सकते हैं। इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो तकरीबन 1000 टाइम्स, 1000 गुना होती है। यानी अगर ऑब्जेक्ट का साइज 1 है तो ये इसको 1000 गुना बढ़ा के 1000 कर देगी। अगर ऑब्जेक्ट का साइज 1 सेंटीमीटर है तो इमेज कितना तैयार होगा? 1000 सेंटीमीटर, 1000 गुना बड़ा कर देगा इमेज को। इसकी मैग्निफिकेशन अच्छी है, तभी तो आपको सेल नजर आया। तो 1 सेंटीमीटर का छोटा सा ऑब्जेक्ट जब इसके जरिए आप देखोगे तो उसका 1000 सेंटीमीटर का इमेज तैयार हो रहा होता है, मैग्नीफाइड। और इसकी जो ये इसका इमेज देखें आप, ये हमारा ब्लड है। ब्लड जो हमें, अगर हम नॉर्मल आंखों से देखेंगे तो हमें लिक्विड की तरह नजर आता है। जब हमने उसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखा तो आप देखें आपको वाज़ेह तौर पर ब्लड के सेल्स नजर आ रहे हैं। मैग्नीफाइड हो गया इमेज, टाइनी ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा बन के पेश हुआ और आप देखें विजिबल हो रहा है, क्लियर नजर आ रहा है आपको सेल्स। दैट इज बैक्टीरिया। एक नॉर्मल पानी के अंदर बैक्टीरिया आपको नजर नहीं आएगा, जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे आपको बैक्टीरिया विजिबल हो रहे हैं। मैग्नीफाइड कर दिया इमेज को, ऑब्जेक्ट के इमेज को मैग्नीफाई किया, आपको नजर आ रहा है। एंड दैट इज द इमेज ऑफ एन एमेबा। एमीबा एक ही ठहरे हुए पानी में पाया जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वाजे हो रहा है, आपको नॉर्मली पानी में ये नजर नहीं आएगा, लेकिन आपने माइक्रोस्कोप से देखा तो आपको वाजे तौर पर नजर आ रहा है। ये यूग्लेना होता है, फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, ये भी आपको पानी में नजर नहीं आएगा। अगर आपने माइक्रोस्कोप से देखा 1000 टाइम मैग्निफिकेशन हुई, वाजे तौर पे आपको नजर आ रहा है। इसका रेजोल्यूशन, इस माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन जो होता है वो 0.2 मीटर होता है, यानी कि 0.2 मीटर रेजोल्यूशन कहते हैं जी कि ऑब्जेक्ट के धुंधलेपन को। आप देखते हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं तो जितना ज्यादा आप ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करेंगे उतनी इमेज ब्लर हो रही होती है। इसको आप कहते हो मैग्निफिकेशन, ओ सॉरी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जरूरी है, नहीं तो आप इमेज को बड़ा करना चाहें जितना बड़ा कर दें, लेकिन इमेज ब्लर हो जाएगी, आपको नजर ही नहीं आएगा कुछ। ये जो आप साइड वाली तस्वीर देख रहे हैं ना, इसकी रेजोल्यूशन सही नहीं है। ये वाली जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसकी रेजोल्यूशन परफेक्ट है, क्लियर नजर आ रहा है। तो रेजोल्यूशन कहते हैं ब्लरनेस खत्म करना। इस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन है जी 0.2 मीटर, यानी 0.2 मीटर तक अगर आपने ऑब्जेक्ट है, आपके पास इमेज है, इसकी रेजोल्यूशन सही है। इससे ऊपर लेके जाओगे आपकी रेजोल्यूशन खराब हो जाएगी। तो इसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से हम 1000 टाइम्स पर ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं कर सकते। 1000 गुना से ज्यादा मैग्निफिकेशन करेंगे फिर इसकी जो इमेज है ना वो ब्लर होना शुरू हो जाती है। उसके बाद अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं। दूसरे टाइप का जो माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। महंगा, एक्सपेंसिव, लेकिन बढ़िया माइक्रोस्कोप होता है तो महंगा, इजी टू यूज भी नहीं होता, लेकिन है बड़ा बढ़िया माइक्रोस्कोप। इसकी खास बात यह है कि ये नॉर्मल लाइट नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करता है। ये इसमें आपकी नॉर्मल ये जो बल्ब वगैरह की रोशनी है ये इस्तेमाल नहीं हो रही होती है, खास किस्म की लाइट होती है इलेक्ट्रॉन बीम, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से इसमें शीशे के बने लेंस यूज नहीं होते, खास किस्म के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आप ये दो चीजें जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है इसको आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम आपकी आंखों के लिए नुकसानदेह होती है। लिहाजा इस माइक्रोस्कोप से बनने वाले इमेज को आप डायरेक्टली नहीं देख सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम इन्वॉल्व है, आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। तो इसका जो इमेज बनता है ना, आपका सैंपल का जो आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इमेज बनाया, या तो वो स्क्रीन पर आ रहा होता है या उसकी तस्वीर बनती है। उसके बाद इसकी मैग्निफिकेशन चेक करें जरा, 2 लाख टाइम्स। माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप का कितना था? 1000 गुना, इसका 2 लाख, यानी ऑब्जेक्ट के साइज को 2 लाख गुना इंक्रीज कर देगा। बहुत ही जबरदस्त मैग्निफिकेशन है। इतनी मैग्निफिकेशन से आपने सेल के अंदर के स्ट्रक्चर देखें। लाइट माइक्रोस्कोप से आपको खाली सेल नजर आया, लेकिन सेल के अंदर की जो स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस वगैरह, क्रोमोसोम्स, वो किस तरह कैसे नजर आए? थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कितनी है? 2 लाख। बहुत ही जबरदस्त मैग्निफिकेशन है इसका। ये देखें जी, ब्लड सेल,
अभी आपने देखा था लाइट माइक्रोस्कोप में ब्लड सेल कैसे छोटे छोटे नजर आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख लें और मैग्नीफाई हो गए। ये बैक्टीरिया है, आपको वहां धागे की तरह नजर आ रहा था, यहाँ देखें आपको बैक्टीरिया क्लियरली विजिबल हो रहा है। और इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो 0.2 नैनोमीटर होता है, यानी आप 0.2 नैनोमीटर तक के साइज को इंक्रीज कर दें, रेजोल्यूशन आपकी इमेज ब्लर नहीं होगी। बहुत ही अच्छी रेजोल्यूशन मानी गई है। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, एक अच्छा माइक्रोस्कोप तो है, लेकिन इसमें हम इमेज को डायरेक्टली देख नहीं सकते, महंगा होता है। इसमें हमारे पास टाइप्स दो होती हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, एक कहलाता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक कहलाता है लाइट इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है जी कि आपने इलेक्ट्रॉन बीम जाती है सैंपल पे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सैंपल से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सैंपल से क्रॉस कर जाते हैं। तो जो रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं ना उसके हिसाब से हम इमेज बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऐसे माइक्रोस्कोप का आप कहते हो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप से आप सेल या ऑर्गेनिजम्स के आउटर स्ट्रक्चर को देखते हैं, आउटर स्ट्रक्चर, क्योंकि वो जो टकरा के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना आप उनसे इमेज बना रहे हैं तो आपको आउटर का स्ट्रक्चर मिलता है। तो सेल का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लेते हैं। और दूसरी टाइप जो होती है वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है। ये ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन बीम जो है आप जब सैंपल पे इंसिडेंट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके जा रहे हैं उनका इमेज बनता है, उनको चेक किया जाता है और उनसे इमेज बनाया जाता है। इसकी मैग्निफिकेशन अच्छी होती है और इस माइक्रोस्कोप को हम सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। तो स्कैनिंग कौन सा होता है जिसमें टकराए हुए इलेक्ट्रॉन से आप इमेज बनाओगे। ट्रांसमिशन क्या होता है जिसमें आर पार होने वाले इलेक्ट्रॉन से इमेज बनाओगे। स्कैनिंग में आप सेल का आउटर स्ट्रक्चर बनाते हैं और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन में आप सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं।